आपके चैनल फिजिक्स से जीजी पे स्वागत करता हूँ। तो लास्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर आप लोग का या संधारित्र शुरू कर चुके थे और उसमें हम लोग आवेशीकरण की एक नई विधि जिसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। कुछ पॉइंट हमने चर्चा किया भी था, लेकिन वीडियो आपका लंबा हो रहा था, इसलिए उस चर्चा को आज हम लोग जारी करेंगे आगे की ओर। और यहीं से आपका कैपेसिटर का कंसेप्ट भी डेवलप होने लगेगा, यानी एग्जैक्टली यही काम हम लोग कैपेसिटर को समझने के लिए भी करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ख़ास के यहाँ पे आपको यह एक एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि किसी पृथक्कृत चालक छड़ को इंडक्शन के द्वारा या प्रेरण के द्वारा निगेटिवली चार्ज करने की विधि का सचित्र वर्णन करें। तो ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, क्वेश्चन हम नहीं आपका बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप लोग खुद से इसको एज ए होमवर्क आप लोग कीजिएगा। हम समझा देते हैं कि कोई पृथक्कृत चालक छड़ है और उसको प्रेरण की विधि से निगेटिवली चार्ज करने की विधि का सचित्र वर्णन करें। तो बिल्कुल यही फिगर आपका रहेगा, 3 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 कर दीजिएगा। तो पिछला क्लास में हम कहे थे कि इसके पहले हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन चैप्टर 1 में पढ़े थे कि चालन के द्वारा आवेश कैसे होता था। तो दो आवेशित वस्तु है, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते थे, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी था या जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता था वह एक से दूसरे में फ्लो कर जाता था और वस्तु आवेशित हो जाती थी। तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी इसका चर्चा कर चुके हैं कंडक्शन का। अब हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन या प्रेरण के द्वारा आवेशीकरण की प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पे लास्ट क्लास में देखिए हमने आपको लिखा भी दिया था कि जब किसी आवेशित चालक या चार्ज कंडक्टर को अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशीकरण की इस क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसको थोड़ा सा हम लोग को समझना है, एकदम आसान है और ख़ास के आपको आज के क्लास में इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन समझना है कि अगर एग्जाम में इस तरह से आपको पूछता है कि कोई अनावेशित चालक छड़ है, पृथक्कृत है और उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन द्वारा या प्रेरण के द्वारा कैसे आवेशित किया जाए। तो चालन में क्या होता था कि दो ऑब्जेक्ट को संपर्क में लाते थे, कंडक्शन में वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या हो रहा है कि दो अगर आवेशित छड़ है तो उस दोनों को संपर्क में नहीं ला रहे हैं, दोनों क्या है एक दूसरे से दूर ही हैं। तो पहला स्टेप आप लोग जब आंसर लिखिएगा तो यह परिभाषा आप लिख सकते हैं और क्या कीजिएगा, तो इस तरह से लकड़ी का स्टैंड है, इस पर एक आपका कंडक्टर या चालक छड़ जो कि शुरू में क्या है अनावेशित है और उसको इस तरह से क्लैम कर दिए। अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि हम कह रहे हैं कि यह अनावेशित है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन है। और अनावेशित है मतलब इस पे नेट आवेश जीरो है। क्यों जीरो है नेट आवेश? क्योंकि सबको पता है कि परमाणु के अंदर समान संख्या में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। चूँकि दोनों का संख्या समान है तो नेट आवेश जीरो होता है। तो शुरू में यह छड़ आपका क्या है अनावेशित है। अब इसके समीप क्या किए कि एक दूसरा आवेशित छड़ जिसपे कि क्या है पॉजिटिवली चार्ज है और दोनों इसके केवल समीप लाना, इसको इसमें टच नहीं कराना। क्या करते हैं इसके समीप लाते हैं। तो यह जो पॉजिटिव चार्ज है धन आवेश है या इसके अंदर जो मौजूद आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं, तो सारा फ्री इलेक्ट्रॉन को यह अपना आकर्षण के कारण क्या करता है एक तरफ खींचने लगता है। कौन? यह धनावेशित चार्ज। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियस है निगेटिव चार्ज या मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो एक सिरे पर आपका क्या हो गया निगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगा। अब स्वाभाविक है कि यह
निगेटिव चार्ज किसके कारण हुआ है, तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन था, मुक्त इलेक्ट्रॉन था, वह इसके आकर्षण के कारण क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। और फिर इलेक्ट्रॉन आप लोग पढ़ चुके हैं कि वह चालक में घूमने के लिए स्वतंत्र, तो इधर का इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ, यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो जितना इधर आपका ऋण आवेश पैदा हुआ उतना ही इधर आपका क्या हो गया, धन आवेश उत्पन्न हो गया। वही चीज यहाँ कह भी रहा है कि चालक के समीप वाले सिरे पर विपरीत आवेश, तो यह पॉजिटिव था, तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया। और दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश यानी कि पॉजिटिव है, तो इधर भी पॉजिटिव उत्पन्न हो गया। तो यह तो आपका पहला स्टेप है, और फिगर भी इसी तरह से आप बना दीजिएगा, बहुत आसान है, लकड़ी का स्टैंड है, क्लैंप कर दी। तो पहला स्टेप में क्या कीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, और होमवर्क है आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो पहला स्टेप में क्या किए, तो कोई धनावेशित छड़ को क्या किए, इस अनावेशित छड़ के समीप लाए, टच नहीं कराना है, केवल समीप लाए। तो इसका धन आवेश इसके अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक तरफ खींचने लगा आकर्षण बल से, तो इधर आपका निगेटिव चार्ज जमा हो गया, दूरवर्ती सिरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो जितना इधर निगेटिव पैदा हुआ उतना ही इधर पॉजिटिव या धन आवेश पैदा हो गया। पहला स्टेप एकदम क्लियर है। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है आप लोग को, कि चूंकि हमारा टारगेट क्या है, क्वेश्चन क्या कहे हैं कि हम इसको अनावेशित छड़ को ऋण आवेशित हमको करना है, और किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा, यानी बिना टच कराए हुए इस पे हमको ऋण आवेशित करना है। तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप में क्या किए कि यह जो दूर वाला सिरा था जिसपे पॉजिटिव चार्ज था उसको अर्थ से कनेक्टिंग कर दिए, यानी कोई कंडक्टर तार, धातु का तार से किससे जोड़ दिए, जमीन से जोड़ दिए। अब क्या होगा कि जमीन से इलेक्ट्रॉन तार से पहुंच के और जितना यह पॉजिटिव चार्ज था सबको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो सारा धन आवेश आपका समाप्त हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि यह सारा धन आवेश तार से होके जमीन में चला गया, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, उल्टा। चूंकि धन आवेश तो चल नहीं सकता, वह तो नाभिक से बंधा हुआ है, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जमीन से ही इलेक्ट्रॉन जाके और यह जितना भी आपका पॉजिटिव चार्ज था उस सभी को निष्क्रिय कर दिया। तो यह आपका स्टेप 2 हो गया। यानी स्टेप 2 में क्या कीजिएगा कि दूरवर्ती छोर को भूमिकृत कर देते हैं। क्लियर है एकदम। अब तीसरा स्टेप लिखिएगा या तीसरा फिगर बनाइएगा और कहिएगा कि अब तीसरा स्टेप में क्या कर रहे हैं, तो यह जो आवेशित छड़ था इसको भी हटा लेते हैं और यह जो अर्थ से कनेक्ट किए थे यह अर्थिंग को भी हटा लेते हैं। क्या कर रहे हैं तीसरा स्टेप में, तो इस छड़ को भी हटा लिए और इस अर्थिंग को भी हटा लिए। अब क्या होगा, तो यह जो निगेटिव चार्ज आपका इधर जमा था वह क्या होगा, पूरे छड़ पे समान रूप से फैल जाएगा और इस तरह से आपका टारगेट भी पूरा हो गया कि आपने कोई अनावेशित चालक छड़ को क्या कर दिया, तो प्रेरण के द्वारा क्या कर दिया, निगेटिवली चार्ज कर दिया। तो यही आपका है चार्जिंग बाय इंडक्शन और कैपेसिटर का यह आपका बिल्कुल बेस बनेगा। तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से बहुत आसान है, एकदम सिंपली 3 फिगर बना के स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आप अच्छा से इसको वर्णन कर लीजिएगा। तो कुछ और चर्चा आप लोग को करेंगे। अब हम लोग कैपेसिटेंस या धारिता के विषय में पढ़ेंगे और वह भी बहुत ही आसान है एकदम। देखो धारिता का मतलब क्या होता है, पहले अच्छा से सब लोग समझ लीजिए। जैसे कोई बर्तन है, कटोरा है, गिलास है, थाली है, ठीक है, तो कोई बर्तन में मान लीजिए आप पानी रख रहे हैं या कोई तरल रख रहे हैं, तो उसका उस तरल को ग्रहण करने का एक क्षमता होता है। जैसे 1 लीटर का बर्तन है तो उसमें मैक्सिमम आप 1 लीटर तरल रख सकते हैं, आधा लीटर का है, कटोरी है। यानी धारिता का मतलब यहाँ पर सब लोग समझता है क्या है, तो उसका क्षमता हुआ। तो यह तो हम कह रहे हैं कि पानी रखने का कोई बर्तन का क्षमता आधा लीटर है या कोई बर्तन का 1 लीटर है, ठीक सेम कंसेप्ट है। यह भी जब हम लोग कैपेसिटर में जो पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटेंस के विषय में या धारिता के विषय में, तो उसका भी सीधा संबंध बिल्कुल उसी चीज़ से है। जैसे कोई कटोरी का क्षमता है कि उसमें 100 ग्राम जल आ सकता है, या
कोई दूसरा बर्तन है, बाल्टी का क्षमता है कि उसमें 5 लीटर जल आ सकता है, तो यह क्या है, उसका क्षमता है कि अधिकतम यह इतना जल या कोई तरल संग्रह कर सकता है। लेकिन यही चीज़ जब हम कहेंगे कि आपके पास कोई कंडक्टर है, मान लीजिए यह आपके पास एक कंडक्टर है और इस पे कितना आवेश आप दे सकते हैं, ध्यान से समझिए। यानी सेम वही चीज़ है, पानी नहीं डाल के हम कह रहे हैं कि इस कंडक्टर पे यदि आप आवेश डालना चाहे तो अधिकतम कितना आवेश इसको आप दे सकते हैं, या इस कंडक्टर का आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या है, वही क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। एकदम आसानी से सब लोग को समझ में आ रहा होगा कि किसी चालक को आवेश संग्रह करने की क्षमता ही उसका क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। और यह अलग अलग फैक्टर पर, चालक के आकार, आकृति, हर चीज़ पे यह निर्भर करता है। उस पर हम लोग काफ़ी डिटेल में चर्चा भी करेंगे। लेकिन मेन चीज़ अगर धारिता को समझना है तो धारिता क्यों, यानी कि वो चालक है और उस पर जैसे जैसे आप आवेश दीजिएगा तो उसका क्या होगा, विभव बढ़ेगा। जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा उसका वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो Q प्रोपोर्शनल टू V। अच्छा से याद कर लो, कभी नहीं भूलिएगा। धारिता का क्या मतलब है, किसी भी कंडक्टर का तो उसका आवेश संग्रह करने की क्षमता, उसका क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। और अगर किसी चालक पे आप आवेश Q दीजिएगा और जैसे जैसे Q का मान बढ़ाइएगा उसका वोल्टेज भी बढ़ेगा, और उसी को लिखते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। यानी कि आवेश किसके समानुपाती होता है, वोल्टेज के समानुपाती होता है। अब अगर इसी को बराबरी का संबंध देना होगा तो क्या लिख दीजिएगा, Q बराबर कोई एक कांस्टेंट हम C से गुना कर देते हैं और क्या मिल गया, Q बराबर CV, जहाँ C क्या है, एक नियतांक है जो कि क्यों गुना करना पड़ा, तो Q प्रोपोर्शनल टू V था, यानी Q किसके समानुपाती है, V के। यानी किसी चालक पे आप जितना आवेश दीजिएगा उसका वोल्टेज भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। और इसी को बराबरी के रूप में लिखना है तो नियतांक कोई आप कांस्टेंट से गुना करते हैं तो कैपेसिटर में कांस्टेंट क्या ले लिए, C, और आपको इस इक्वेशन मिल गया Q बराबर CV। और देखना केवल इसी पे Q बराबर CV पे ही कितना ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सब आपका बनते चला जाएगा। तो कभी भी Q बराबर CV को आपको नहीं भूलना है, लिखा भी देते हैं, अभी आप लोग को पहले समझा दिए हैं। तो फिजिक्स जैसे जैसे पढ़ते जाएगा, 12 का फिजिक्स चूँकि कारण है कि बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत आसान है, सबको काफ़ी इसमें मज़ा भी आएगा। यहाँ पे एक ज़रूरी बात आप लोग को बताएंगे, जैसे 2 दिन से हम आप लोग का वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, कारण था कि मेरा खुद का एग्ज़ाम था। यानी जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। तो याद करो आप लोग को एक आपका मोटिवेशनल लेक्चर डाले थे हम, इम्पैक्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट। यानी कि वर्ग 11 और 12 के स्टूडेंट पे नया जो आपका शिक्षा नीति आप लोग पेपर वगैरह में काफ़ी मुद्दा अभी चर्चा में था, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो काफ़ी हम चर्चा किए थे और यह चीज़ आप लोग को ख़ास तौर पे कहेंगे जो लोग भी हमसे जुड़े हैं कि जो भी हम मोटिवेशनल लेक्चर आपके लिए डालते हैं तो उसको बाबा का प्रवचन मत समझने का भूल कीजिएगा। पूरा हम अपना अनुभव जो हमने सीखा है वो आपको डाल देते हैं। कारण है कि अगर आप कहिएगा कि सर हम खुद से सीखेंगे, हम खुद गिरेंगे, ठेहुना फूटेगा, सीखेंगे, तो वह भी एक तरीका है सीखने का। लेकिन जब आपका सीखने का समय है, यानी जब आपके पास समय है तो आपको सीखने का क्षमता कम रहेगा, और जब सीखने का क्षमता आएगा तब तक आपका समय नहीं रहेगा। तो अगर खुद से सीखिएगा, ठीक है, यह भी तरीका है, लेकिन उसमें समय आपका हाथ से निकल जाएगा तो फिर आप
कुछ नहीं कर पाइएगा खास। तो इस कारण से आप लोग का समय बचाने के लिए हम बीच बीच में मोटिवेशनल लेक्चर डालते हैं। और उस लेक्चर को अगर देखे होंगे तो उसमें हमने आपसे कहा था कि आपका 10th का बोर्ड ख़त्म करने वाला है, यानी मैट्रिक का बोर्ड ख़त्म करके सीधा अब 12 में बोर्ड लेगा। और इसका सीधा मतलब है कि जैसे पहले दादाजी का एग्जाम्पल दिए थे कि पहले कभी 6 क्लास का ही वैल्यू था, 6ठा क्लास पास को ही सरकारी नौकरी मिलता था, यानी एग्जाम में भी उसी लेवल का क्वेश्चन 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछता होगा। फिर समय बदला तो 10th में बोर्ड आ गया आपका, तो जितना भी आपका छोटा मोटा एग्जाम था 10th लेवल से क्वेश्चन पूछता था। अब जब 10th का बोर्ड ख़त्म करेगा, इंटर का आपका बोर्ड रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आगे जो भी एग्ज़ाम होगा, छोटा से छोटा एग्ज़ाम, तो आपका क्वेश्चन का लेवल इंटरमीडिएट का रहेगा या उससे ऊपर का रहेगा। यह एकदम ध्रुव सत्य है और इसका प्रूफ भी हम आपको देंगे। जस्ट अभी आपका जो एग्ज़ाम का चर्चा कर रहे हैं, तो हाई स्कूल के शिक्षक के लिए बिहार सरकार स्टेट का एग्ज़ाम आयोजित करती है, हाई स्कूल और +2 के टीचर के लिए। तो आप लोग के भी आस पड़ोस में भाई बंधु निश्चित तौर पे कोई ना कोई होगा ही जो कि इस एग्ज़ाम में शामिल हुआ होगा, और थोड़ा सा उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या हाल चाल है, आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, क्या लेवल था, आप लोग पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पे अगर थोड़ा सा कोशिश भी करना पड़े तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, आपके आस पड़ोस में या खुद आपके घर में भी मिल जाएंगे जो स्टेट का एग्ज़ाम दे के आए होंगे। तो अभी तक का स्टेट का पैटर्न था कि मैक्सिमम आपका 8, 9, 10 से सवाल पूछता था। 10 से ऊपर 2-4 क्वेश्चन अगर पूछ लिया 12 बार से तो उसका मायने नहीं कीजिए, 150 में 2-4 क्वेश्चन 12 से पूछ भी लेता था, या मैक्सिमम आपका 9, 10 से क्वेश्चन रहता था। और ठोक के कह रहे हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम आप लोग का लिया है स्टेट का, आप अच्छा से पता कीजिएगा, ज़रूर पता कीजिएगा, क्योंकि आप पढ़ क्यों रहे हैं, इंटर क्यों कीजिएगा, जॉब लेने के लिए कीजिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा। तो आपके लिए यह जानना एकदम निहायत ज़रूरी है कि एक भी क्वेश्चन 9, 10 से नहीं पूछा, यानी स्टेट का एग्ज़ाम में जो कि 100% आपका 9th और 10th पे बेस था, और यह एग्ज़ाम लिया है और एक भी क्वेश्चन आपका 9, 10 से नहीं था, खोजने से 2, 4, 5 मिल जाए। आपका 70% क्वेश्चन 12 से पूछा, और उसके बाद 30% या उससे ज़्यादा कह लीजिए ग्रेजुएशन से पूछा, BSc से आपका पूछ लिया। तो हम जो बोले और उसका प्रमाण भी सामने में है, आप लोग देख सकते हैं। तो पढ़ने का उद्देश्य क्या रखिए, तो आपको पढ़ने का उद्देश्य दूरदृष्टि भी आपके अंदर होना चाहिए। जो पहले का घिसा पिटा पैटर्न आप लोग सोचते हैं कि 10th लेवल तक पढ़ लिए, उसके बाद किसी तरह से इन केन प्रकार हमको 12 का सर्टिफिकेट मिल जाए, कोई बथान वाला कॉलेज से हमको डिग्री मिल जाए, और चूँकि 10th से एग्ज़ाम में पूछता है 10th तक हम अपना घस के और निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सारा कुछ आपका चेंज होने वाला है, सारा समीकरण बदल गया है। और पढ़ने का अगर हमसे जुड़े हैं, हमसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अभी आप स्टेट का लीजिए, पता कर लीजिए कि जो एग्ज़ाम सदियों से आपका 9, 10 पूछ रहा था, कैसे ग्रेजुएशन लेवल पे चला गया, 12 लेवल पे चला गया। और आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है यह भी देख लीजिए कि चूँकि आप 12 में है, 11 में है, आप आसानी से 11, 12 का कंसेप्ट अच्छा से समझ लीजिएगा, और इसी आधार पे आप आगे भी पढ़ लीजिएगा। और जब तक यह बात समझ में आएगा, हम कितना भी बोलेंगे सबको समझ में नहीं आएगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद जब तक सबको समझ में आएगा, आप देखिएगा कि जो बूढ़ा लोग जो 10 साल से रगड़ रहा है एक के किताब को बनाते जा रहा है, 9, 10 रीजनिंग बनाते जा रहा है, और आप सिंपल इंटर किए हैं और उस पर भारी पड़ जाइएगा, वह मुँह ताकते रहेगा, आप जॉब लेके निकल जाइएगा। तो हमारी बात अगर समझ
समझ में आएगी तो हम समय से पहले बोल रहे हैं आप लोग को कि यही चीज़ होने वाला है और मौका है 11-12 पे फोकस हो जाइए। तो आज चूँकि एग्ज़ाम दे के आए हैं हम, इतना ही आप लोग का आज के लिए रखेंगे। यह अधूरा था, इसको कंप्लीट कर दिए हैं। फिर 11 का भी वीडियो डालेंगे और अभी रेगुलर आपका वीडियो फिर कल से आना चालू हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।